नहीं चलाऊंगी। Ray OR is perpendicular to line PQ. OS is another ray lying between lines OP and OQ, OR. So prove that. तो आपको गिवन है कि हमारे पास POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज गिवन टू यू, इसको लिखो। ठीक है। OR परपेंडिकुलर है। तुमने फर्स्ट क्लास नहीं लगाई हुई ना, इसकी कोई भी क्लास नहीं लगाई हुई। OR इज परपेंडिकुलर टू PQ और OS इज रे बिटवीन। लिखना है लिख लो, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। ठीक है। टू प्रूव एंगल ROS इज हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। अगर देखा जाए तो इसका प्रूफ उतना ही आसान है। रट्टा मारना है एक चीज को और कैसे एंगल्स को रिप्लेस करना है, थोड़ा समझना है, थोड़ा रट्टा है, थोड़ा दोनों का मिक्सचर होगा। ठीक है। थोड़ा रट्टा मारना होगा कि हमने ये यूज किया है, और थोड़ा सा हमें समझना है कि वाई वी आर रिप्लेसिंग इट अपने प्रूफ से देखकर ही। हमें दिया हुआ है कि हमारे पास POQ स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है। सो मुझे पता है ये एंगल 90 डिग्री है। एक बार सब देखो, इसके साथ ही ऐसे ये भी एंगल 90 डिग्री होगा। इसके साथ वाला है, एडजेसेंट है, लीनियर पेयर है। अब जो ये वाला एंगल है ना, एंगल POR, इसमें तो ये दो एंगल्स आ रहे हैं। समझ में आ गया ना। इसमें तो ये दो एंगल्स हैं। सो आई कैन राइट एंगल POR एज सम ऑफ POS प्लस एंगल ROS। लिख सकते हैं ना। लिखो मत अभी कुछ भी, कुछ मत लिखो, समझो पहले इस चीज को। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब ऐसे ही मैंने आपको कहा था एंगल POR है, ऐसे ही एंगल ROQ है। इसको, अब इसके इन बिटवीन तो कोई रे नहीं है ना। आई कैन नॉट राइट इट एज सम ऑफ टू एंगल्स। लेकिन अगर प्रूफ में देखो ना, मुझे QoS चाहिए और POS चाहिए। ठीक है। मैं POS लेकर आ गई, एंगल ROS मेरे प्रूफ में आ गया। सो इफ आई हैव टू ब्रिंग दिस QoS, तो मैं इस वाले एंगल को जो ROQ है उसे क्या लिख रही हूं। बस यही एक चीज है। इफ आई राइट इट एज QoS, ये बड़े वाला एंगल, इसमें से ये छोटे वाला एंगल माइनस कर दो। मुझे 90 डिग्री निकालना है। सो आई कैन हैव एंगल QoS माइनस एंगल ROS। अगर ये चीज समझ लेते हो, ये प्रूफ बहुत ही आसान है। अगर ये दो चीजें लिख ली ना, आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया है। बात समझ में आई। दो इक्वल एंगल्स है 90 डिग्री वाले, एक को तो दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया एज सम ऑफ टू एंगल्स, दूसरे को लिखना है एज डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। ठीक है। तो देखो ये QS, हाँ जी इधर, ये QoS, इसमें से ये वाला एंगल माइनस कर। आई गेव यू दिस एंगल। आपने ये परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ करके इस वाले हिस्से को, इतने पोर्शन को कट कर दिया, तो ये एंगल आ गया। तो माइनस करना ही हुआ, कट करना मतलब उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसको रिमूव कर दिया। बात समझ में आई। अब देखो इसका प्रूफ कैसे लिखा जाएगा। सो प्रूफ में अभी कुछ मत लिखना, एक बार देख लो। आई नो OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, देयरफॉर एंगल POR इज इक्वल टू एंगल ROQ, ईच 90। समझ में आ गया। फिर हम लिखेंगे एंगल POR की जगह एंगल POS प्लस एंगल ROS। वो फिगर से क्लियर है, दैट्स व्हाई वी नीड फिगर साइड बाय साइड। छोड़ दे अभी, मत लिख उसको, यहां देख लो। POS प्लस ROS। ठीक है। अब ऐसे ही ROQ है, उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी, QoS माइनस एंगल ROS। बस ये देखो, यही 3 लाइंस का प्रूफ है। 3 नंबर में आए तब भी ऐसे लिखना है, 3 नंबर में आएगा तो हद से ज्यादा आप ये दो ऐड साथ में ऐड कर सकते हो। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद आप देखोगे ये ROS इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है। तो 2 टाइम्स ROS हो गया, इसको यहां लेकर आ गए, और इस वाले एंगल को यहां लेकर आ गए, QoS माइनस एंगल POS। समझ आ गई बात। इतना समझ में आ गया सबको। आई एम ब्रिंगिंग लाइक टर्म्स टुगेदर। आपको देखो प्रूफ में यही चाहिए था, इसके साथ
टू नहीं है, यहां पर हाफ है, तो ये वाला टू कम्स टू योर राइट हैंड साइड, हाफ ऑफ एंगल क्यूओएस माइनस पीओ। समझ में आ गया इतना? लिखो आप। राइट दिस डाउन, ये साथ साथ लिख लो कि कभी अगर 3 मार्क्स में आता है तो इस चीज को ऐड कर लेना। वैसे अगर 3 मार्क्स में आएगा, ये प्रूफ लिख के आते हो, कोई इसकी भी कटिंग नहीं कर सकता, आपके मार्क्स कट कर नहीं सकता इसमें, और साथ में लिखना होता है हेंस प्रूव्ड। पंखा बंद करना। लिख लिया सबने ये? चलो अब आओ एग्जाम्पल नंबर 2। सबने लिख लिया? कम टू एग्जाम्पल नंबर 2 नाउ। एग्जाम्पल 2 इंपॉर्टेंट भी है 3 मार्क्स का, और इसका अदर वे राउंड प्रूफ भी है। हाँ, फोन पे क्या देख रहे हो? इन फिगर 6.10, ray OS stands on line POQ. Ray OR and OT are angle bisectors of angle POS and SOQ respectively. Angle POS X है, find angle ROT। ठीक है, फिगर ड्रॉ करो पहले। किसी को हीरॉन्स फॉर्मूला तो नहीं है इस टर्म में? आप लोगों को तो नहीं ना? ठीक है। स्कूल में लॉन्च करा दे। स्कूल में करवा दिया तो पेपर में आएगा? करवा तो दिया, पेपर में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, तो कुछ बताना है ना। और आप लोगों को हीरॉन्स नहीं बताया? तुम लोग इस पे ध्यान दे दो अब। सो हमें ये फिगर ड्रॉ करके दी हुई है, गिवन में लिखेंगे रे ओएस stands on a line POQ ray OR and ray OT are angle bisectors of angle POS and angle SOQ। है ना? ये तो मैंने एज इट इज क्वेश्चन में लिख लिया, और एंगल पीओएस एक्स दिया हुआ है। अगर मुझे ये एक्स दिया होगा तब हमें कैसे करना है, अगर एक्स ना दिया हो ना तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ये। ठीक है। नाउ टू फाइंड एंगल आर ओ टी, तो यहां पर ये आर है, यहां पर टी है, आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये। ठीक है। सॉल्यूशन है या प्रूफ है? पहली बात तो एंगल बाइसेक्टर्स गिवन है। ठीक है। एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं?
हाफ को डिवाइड हाफ में करें। फिर अगर रे दी हुई है, एक लाइन पे स्टैंड कर रही है, तो इसका मतलब दैट इज अ लीनियर पेयर, 180 डिग्री वाला हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीजें यूज करनी है। प्रॉब्लम है उन्होंने एक्स दिया हुआ है, अगर हमें एक्स के अलावा क्वेश्चन करना है तो बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, इसमें थोड़े स्टेप्स बढ़ जाते हैं बस हमारे। तो पहले तो मैं लिख रही हूं एंगल पीओएस प्लस एंगल एसओक्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। पीओएस एक्स दिया हुआ है, एसओक्यू हो गया 180 माइनस एक्स। एक बार देख सकते हो, छोड़ दो, बार बार नीचे मत लिखो, ज्योमेट्री ऐसे नहीं होगी। गिवन टू प्रूव लिखने के बाद एक बार सॉल्यूशन देखा करो। आई गिव यू 2 मिनट्स, उसके बाद लिख लेना आराम से। ये आ गया। फिर मुझे एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, तो ओ आर बाइसेक्ट्स एंगल पीओएस। ओ आर बाइसेक्ट्स एंगल पीओएस। ये दोनों दो मार्क किए हो ना हमने कि ये एंगल आपस में इक्वल है, देयरफॉर एंगल पीओआर इज इक्वल टू एंगल आरओएस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पीओएस। समझ में आ गया? पीओएस किसके इक्वल दिया हुआ है? एक्स। तो यहां पे मैं लिख लूंगी हाफ ऑफ एक्स। समझ में आ गई बात है? ऐसे ही मुझे दिया है ओटी बाइसेक्ट्स एंगल एसओक्यू। एसओक्यू के दो हिस्से, एसओटी और टीओ क्यू दिख रहा है? सबको क्लियर है ना? एस ओ क्यू, इसके दो हिस्से, एक एसओटी है एक टीओ क्यू है। ठीक है, तो लिख देंगे एसओ टी इज इक्वल टू टीओ क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एसओ क्यू। और एसओ क्यू अभी आपने निकाला है 180 माइनस एक्स। समझ में आ गया? बस इसी को मैं यहां पर लिख रही हूँ, 180 हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स को। 180 को हाफ से मल्टीप्लाई हुआ किया तो आ जाएगा 90। एक्स को हाफ से मल्टीप्लाई किया तो एक्स बाय 2 हो गया। ठीक है, तो एसओ हमारा एसओ टी या टीओ क्यूब आ गया 90 माइनस एक्स माइनस 2। मतलब ये आपके 3 स्टेप्स बन जाएंगे लिखने में। समझ में आ गई बात है? ठीक है, अब मुझे निकालना है एंगल आरओटी। तो जब आपने एंगल आरओटी निकाला, ये वाला एंगल लिया, इज इट एंगल आरओएस प्लस एंगल एसओटी? आरओटी में ये एंगल है और ये एंगल है ना? तो मैं लिख दूंगी एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी। आर ओ एस की वैल्यू आपने क्या निकाली हुई है? हाफ एक्स। और एस ओ टी की वैल्यू देखो क्या निकाली है? 90 माइनस एक्स बाई 2। ये कैंसिल हो गया, सो देयरफॉर आर ओ टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स लीनियर पेयर में जो दो एंगल्स होते हैं ना, समझ लो बात, लीनियर पेयर के दो जो एंगल्स हैं उनके एंगल बाइसेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन से पहले मतलब लिख लेना साइड पर, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ, लिखो एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर। एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो उनके एंगल बाइसेक्टर्स हैं, वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, वो परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा। ठीक है, चलो लिखो इसको अब, फिर इसका अदर वे राउंड करेंगे। आज पैरेलल लाइन स्टार्ट हो जाएगा। पैरेलल लाइंस में इजी वाले क्वेश्चंस आज पहले करेंगे, उसके बाद मुझे करवाना है आपको एग्जाम्पल 5। ये इंपॉर्टेंट है, लंबा भी है, 5 मार्क्स में आ सकता है पूरा। और एक्सरसाइज में से ना पिछली बुक के 2-3 क्वेश्चंस जो इसमें मिसिंग है ना, मैं करवा दूंगी साथ साथ 6.2 में से।
लिख लिया सबने? इसका कन्वर्स ना आपके एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, इसको अदर वे राउंड प्रूफ करना है, ये तो आ जाता है। समटाइम्स इस क्वेश्चन का कन्वर्स मतलब दूसरी तरह से क्वेश्चन लिखकर आपको दे देते हैं। ठीक है। और जो स्टेटमेंट है वो तो शायद ही कभी आए कि एंगल बाइसेक्टर्स परपेंडिकुलर है, प्रूव करो, या एंगल बाइसेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो प्रूव करो पीओ क्यू स्ट्रेट लाइन है। हो गया इतना सबका? लिख लिया बच्चे? हो गया बच्चे सबका? चलो लिखो अब नेक्स्ट। नहीं, एग्जाम्पल 3 करवा दिया, इसका कन्वर्स लिखो। मतलब इसका ही, इसके साथ ही इसके अदर वे राउंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच सेज, यही फिगर दी हुई है आपको कुछ इस तरह से, नाम डिफरेंट है, दिस इज एग्जाम्पलर एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। अब कहने को हो जाएगा कि हमें बाहर से क्वेश्चन आया है पर इसी का अदर वे राउंड है, बस नाम डिफरेंट कर दिए, यहां पर ए ओ बी लिख दिया, दिस इज डी, दिस इज सी, और दिस इज ई। गिवन ही लिख रही हूं इसमें। ठीक है। जिसमें लिखा हुआ है हमें ओडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, गिवन लिख लो, एओसी, लिखो गिवन समायरा, ओ ई, क्योंकि मैं गिवन टू प्रूव ना समटाइम्स, बिकॉज ऑफ द स्पेस, क्योंकि मुझे फिगर के साथ ही प्रूफ लिखना होता है, तो मैं गिवन टू प्रूफ को इरेज कर देती हूँ। तो गिवन टू प्रूफ लिख भी लो और समझ भी लो। गिवन को ना फिगर के साथ रिलेट किया करो हमेशा। OD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC, OE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC, और गिवन में है OD इज परपेंडिकुलर टू OE, ये आपको गिवन है। और टू प्रूव में हमें लिखना है AOBR कोलिनियर पॉइंट्स, वो स्ट्रेट लाइन लिखी हुई थी ना, अब यहां पर वो स्ट्रेट लाइन नहीं लिखी हुई, पहले लिखा होता ना POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, अब यहां पर लिखा नहीं हुआ कि POQ स्ट्रेट लाइन है, ये लिखा हुआ है कि दो एंगल्स ड्रॉ किए ऐसे, उनके बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए, और बाइसेक्टर्स में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है। नाउ वी नीड टू शो दैट जो वो लाइन बन रही है ना AOB, जिसके ऊपर ये एडजेसेंट एंगल्स बनाए हैं, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। जो AOB है, आर्म्स ऑफ एंगल्स AOC और BOC, इसकी तो जो ऑपोजिट वाली एडजेसेंट से दो ऑपोजिट वाली रेज है, वो 180 डिग्री का एंगल बना रही है। बहुत ही आसान है इसका प्रूफ, अगर वो एक्स वाली चीज हम छोड़ देते हैं ना जो पहले वाली की थी, जितना गंदा मुंह बना रहे हैं ना उतनी जल्दी प्रूव हो जाएगा ये। फिगर समझ में आ गई सबको? ठीक है। आपको बाइसेक्टर गिवन है, 90 डिग्री का एंगल गिवन है। क्लियर हो गया इतना? देखो सॉल्यूशन में मैं क्या लिखती हूँ या प्रूफ में मैं क्या लिख रही हूँ, बिकॉज इसमें प्रूफ करना है तो आई राइट प्रूव हियर। ठीक है। देख लो पहले इसको। आपको गिवन है OD इज परपेंडिकुलर टू OE, तो इससे मैं ले रही हूं एंगल DOE इज 90 डिग्री। ठीक है। ये वाला एंगल DOE, दिस इज 90 डिग्रीज, राइट। देन नेक्स्ट मुझे दिया है OD बाइसेक्ट्स एंगल AOC, तो जैसे पहले लिखा था कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD।
इसको एक्स ले सकती हूँ। अब तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं ना, क्योंकि गिवन एक्स है ही नहीं हमारे पास। कैन आई टेक दिस एंगल एज एक्स? इसको एक्स ले लिया। ऐसे ही मुझे दिया हुआ है ओ ई बाइसेक्ट्स एंगल बी ओ सी, राइट? सो कैन आई से एंगल सी ओ ई इज इक्वल, किसके इक्वल होगा एंगल सी ओ ई? एंगल सी ओ ई किसके इक्वल होगा? बी ओ ई। सबको क्लियर है ये? दिस विल बी इक्वल टू एंगल बी ओ ई। तो इसको हम वाई ले रहे हैं। ठीक होगी बात है, राइट? अब अगर एंगल डीओई को मैंने 90 डिग्री लिखा है, सो कैन आई से एंगल डीओई इज अ समेशन ऑफ एंगल सीओडी प्लस एंगल सीओई। एंगल डीओई में ये एंगल और ये एंगल है, ठीक है? सो कैन आई राइट दिस एज एक्स प्लस वाई? क्लियर हो गया? यहां से एक्स और इसको वाई लिख दिया। और ये तो 90 डिग्री के इक्वल है, तो एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो गया? 90। समझ में आ गया इतना? ठीक है। अब एंगल एओसी और एंगल बीओसी को ऐड कर दो। ठीक है, इतना लिख लिया हमने। थोड़ा सा ये मतलब पहले आप लिखोगे, आपका फर्स्ट स्टेप होगा ये, सेकंड ये लिखोगे, थर्ड ये लिखकर इधर आ जाओगे। समझ में आ गया? अभी जब नोट करना है। और इसके बाद का फोर्थ स्टेप क्या है? इसके बाद का फोर्थ स्टेप है, आई विल राइट एंगल एओ बी इज इक्वल टू एंगल एओ सी प्लस एंगल बीओसी। ठीक है? एंगल एओसी 2x है, एंगल बीओसी 2y है। 2 कॉमन लिया, x प्लस वाई, और पीछे आप लिख कर आए हो x प्लस वाई किसके इक्वल है? 90। सो दिस इज इक्वल टू 180। तो जब एंगल 180 के इक्वल होता है, देयरफॉर इट मींस एओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन और एओ बी आर कोलिनियर। स्टार्ट कर दो लिखना। समझ में आ गया प्रभनूर? ठीक है। तो पहले आप बाइसेक्टर वाला रूल लिखोगे, उसके बाद बताओगे कि अगर परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, कौन सा एंगल 90 हुआ, और उसको अपने एक्स एंड वाई की टर्म्स में लाओगे, एंड देन यूल कम टू एओबी। इतना क्लियर है सबको?
समझ में आ गया सबको क्या हो गया? नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट इज हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगी अबाउट पैरेलल लाइंस। ठीक है। तो पहले आपने इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में स्टडी किया जिसमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बने थे। ठीक है। अब विल स्टडी अबाउट पैरेलल लाइंस और उनमें किस तरह के एंगल्स बनते हैं। इन जनरल देखना कि कभी भी दो लाइंस अगर पैरेलल नहीं है, ठीक है, लाइंस, इफ आई एम राइटिंग ए बी एंड सी डी, कंसिडरिंग दिस केस ए बी एंड सी डी आर नॉट पैरेलल लाइंस। ठीक है, नॉट ऑलवेज पैरेलल लाइंस, जो मैं आपको समझा रही हूं एंगल्स के बारे में। अब क्या करते हैं इस केस में, जब भी हमने ऐसे दो लाइंस ड्रॉ की, एक थर्ड लाइन ड्रॉ की जो इसको इंटरसेक्ट कर रही, लेट मी से ई एफ। ठीक है, ई एफ इंटरसेक्ट्स बोथ ए बी एंड सी डी। समझ में आ गया? तो ई एफ को हम एक नेम देते हैं जिसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल, वो ट्रांस करके जा रही है। ठीक है, सो ई एफ इज द ट्रांसवर्सल। अब जब ऐसा कभी भी सिचुएशन ड्रॉ होती है ना, तो 8 एंगल्स बनते हैं। मैं इनको नेम कर रही हूं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नेमिंग में और इनका रिलेशनशिप आपस में क्या है। ठीक है, पहली बात तो वर्टिकली ऑपोजिट तो है ही है तुम्हारे पास, 1 3 2 4 5 6 5 7 6 8। वी नो अबाउट वर्टिकली, सो पैरेलल लाइंस में वी आर नॉट लुकिंग फॉर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। पैरेलल की बात कर रहे हैं ना, या जब एंगल्स की बात कर रही हूं तो वो दो लाइंस के इंटरसेक्शन से है। आई एम टॉकिंग अबाउट थ्री लाइंस हियर। तो इन तीनों में एक एंगल एक लाइन पर, दूसरा एंगल दूसरी लाइन पर। बात समझ में आई? एक एंगल ट्रांसवर्सल के साथ एक लाइन पर, एक एंगल ट्रांसवर्सल के साथ दूसरी लाइन पर। तो मेरे पास जो एंगल्स बनते हैं ना, देखो मैं लिखूंगी एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 1 एंड एंगल 5। एक एंगल अंदर एक एंगल बाहर, एक एंगल यहां से अंदर एक एंगल बाहर। ऐसे ये 3 और 7 भी ले सकती हूँ, एंगल 3 एंड एंगल 7। कुछ नहीं किया, फिगर को अदर वे राउंड कर दूं मैं, तो 7 बाहर हो जाएगा, 3 अंदर हो जाएगा। या अभी भी देखो तो 3 अंदर को है, 7 बाहर को है। ऐसे ही 4 and 8, दीज वी से आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, मतलब ये पैरेलल लाइंस के केस में भी नहीं, हर एक केस में हम ऐसे ही नाम देते हैं। बस पैरेलल में क्या होता है, ये इक्वल हो जाते हैं। बात समझ में आई? जब ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगी ना, सो दीज एंगल्स विल बिकम इक्वल। तो पहली बात तो ये समझो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। एक ट्रांसवर्सल उसकी आर्म होगी, और एक पैरेलल लाइन। ऐसे ही ये देखो, ये एंड पैरेलल लाइन, एक बाहर को होगा एक अंदर को होगा। बात समझ में आई? दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये तो फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स बनते हैं। अब एक चीज और देखना, हमारे पास है एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 5। इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इनमें रिलेशनशिप क्या है वो हम पैरेलल लाइंस में आएंगे, पर इनको बोला जाता है। समझ में आ गई बात है? ठीक है। ऐसे ही हमारे पास है एंगल 1 एंड एंगल 7, ये बहुत रेयरली यूज करते हैं। एंगल 2 एंड एंगल 8, दीज भी से आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इसको बहुत रेयर यूज करते हैं, सबसे ज्यादा ये यूज हो जाएगा या फिर ये यूज हो जाएगा। और एक तरह का एंगल और है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा यहां मूव करके आई राइट ऑन द सेम साइड। ठीक है, सो वी हैव एंगल 3 एंड एंगल 6। ये दो एंगल साथ साथ जो है 4 and 5, एंगल 4 and 5, इनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। अब पैरेलल लाइंस के केस में इनमें रिलेशनशिप क्या है, लिखना है ये, फटाफट से लिख लो। इसके बाद पैरेलल लाइंस में इनमें रिलेशनशिप क्या आ जाएगा। ठीक है, तो आई ड्रॉ लाइन, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे ही नंबरिंग करेंगे कि अब लाइंस पैरेलल हो गई, तो ये लाइंस, ये एंगल्स, इनमें अब रिलेशनशिप क्या बन गया। यहां पर लाइंस पैरेलल हो चाहे ना हो, हमने जब भी दो लाइंस और एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ की, तो ये एंगल्स को नाम ऐसे ही दिया जाता है।
ठीक है। अब एंगल 2 और एंगल 6 में बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है मुझे नहीं पता, दैट डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द लाइंस ए बी एंड सी डी। आई डोंट नो इफ एंगल 2 इज बिगर और एंगल 6 इज बिगर। इनमें रिलेशनशिप क्या है मुझे नहीं पता, कौन बड़ा कौन छोटा या इक्वल है। आई डि नॉट से, बट इन पैरेलल लाइंस आई कैन स्पेसिफिकली टेल कि ये किस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं। को इंटीरियर होते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड, इन साइड में और इंटीरियर है और एक सेम साइड पर है। यूज ही नहीं करते हैं, को इंटीरियर से काम चल जाता है, बहुत कम है कि को एक्सटीरियर यूज करोगे, वो तुम वैसे भी प्रूव कर सकते हो, ये एंगल 3 इसके इक्वल है। ठीक है, 6 के साथ 8 है तो 1 और 8 भी 180 डिग्री में, मतलब वो भी इतना लंबा नहीं यूज होता। मेनली जो हमारे हैं ना ये 3 एंगल्स यूज होते हैं। दिस इज कभी बुक्स में कहीं किसी सॉल्यूशन में दिख जाए, है ना आप क्या लेते हो कॉरेस्पॉन्डिंग लेते हो फिर इसको वर्टिकली ऑपोजिट ले लेते हो। ये कॉरेस्पॉन्डिंग लिए 2 and 6 उसके साथ ये वर्टिकली ऑपोजिट। जनरली हाउ इज इट दिस वर्क्स, ठीक है लिख लिया सबने ये। अब पैरेलल लाइंस के केस में क्या होता है। सो वी हैव लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। नाउ केस बन जाता है स्पेसिफिक कि ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों पैरेलल है और ई एफ जो है वो ट्रांसवर्स है। तो ऐसे था ना एंगल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग थे हमारे पास एंगल 2, एंगल 6, एंगल 1, एंगल 5, एंगल 3, एंगल 7, एंगल 4, एंगल 8। So when lines are parallel, corresponding angles are equal. ये थ्योरम होती है, आपने इसे लिखना है एज रूल ही। ठीक है, कि एंगल्स इक्वल है, क्यों, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इसमें हम लिख रहे हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज ट्रांसवर्स। एक क्वेश्चन तो इसमें पैरेलल लाइंस में होता ही है हमारी पेपर्स में। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ इज ट्रांसवर्सल, तो 2 और 6 आपस में इक्वल होंगे, 1 और 5 इक्वल होंगे, 3 and 7 इक्वल होंगे, 4 and 8 इक्वल होंगे। ठीक हो की बात है। ऐसे ही हमारे पास ऑल्टरनेट आए थे एंगल, एंगल 3 5, एंगल 4 and 6, ये भी आपस में इक्वल होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर हो गया इतना। ऐसे ही हमारे पास है 2 and 8 एंड 1 and 7, ये होते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। दीज आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8, नहीं 2 और 8 इक्वल हुआ, हाँ ठीक लिखा मैंने। 2 and 8 आर इक्वल, 1 and 7 आर इक्वल, ठीक लिखा। दे आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, को इंटीरियर होते हैं बेटा वो। ठीक है, अब जो सेम साइड पर है ऑफ द ट्रांसवर्सल, जैसे हमने लिखा था एंगल 3 एंगल 6, इनका सम जो है दैट इज 180 डिग्री। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ऑन द इंटीरियर एंड सेम साइड। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। को इंटीरियर एंगल्स भी लिख दोगे ना उतना भी चलेगा। तो ये हमारे पैरेलल लाइंस के
किस तरह के एंगल्स हैं? मेजरली कॉरस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट इंटीरियर और सप्लीमेंट्री वाले एंगल्स, को इंटीरियर वाले एंगल्स हम यूज करते हैं। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर या वर्टिकली ऑपोजिट बहुत ही, अगर मतलब कैलकुलेशंस में जा रहे हैं तो। क्लियर हो गया इतना सबको? ठीक है। तो इसमें जो आज हम क्वेश्चन करेंगे ना, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 1 जो आपकी बुक में दिया हुआ है ना, वही स्टार्ट कर लो। 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। मतलब अगर आपको कभी भी कह दिया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल है। कभी भी कह दिया कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, तो लाइंस पैरेलल, क्योंकि वो पैरेलल होंगी तभी इक्वल होंगे, और अगर एंगल्स इक्वल हो रहे हैं तो लाइंस पैरेलल ही ड्रॉ हुई है। ठीक है। क्लियर हो गया इतना? तो एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, चलो आओ सब इस पर। ये 3 लाइंस आपको ड्रॉ करके दी हैं। ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। यहां पर है एक्स, यहां पर है वाई, और ये है जेड। गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। अच्छा, ये ना हमेशा आपको दो दो टुकड़े करके लाइंस देंगे कि ए बी तो सी डी को पैरेलल है, सी डी तो ई एफ को पैरेलल है। तो यहां पर हमें लिखना होता है एक रूल जो है, लाइंस विच आर पैरेलल टू ईच अदर आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। पढ़ा हुआ है ना ये? अगर एक सेम लाइन सी डी को ही दोनों पैरेलल है, तो ए बी और ई एफ भी पैरेलल हो। ठीक है। इसे प्रूव करना होगा, मतलब इसे रूल में लिखना होगा। और y और z की रेशो दी है 3:7 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पुरानी बुक में, नई बुक जो है क्वेश्चन नंबर 1 है। पुरानी बुक का पीडीएफ कहाँ से मिला तुम्हें? गूगल में सर्च किया, क्लास 9 एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से नहीं खोला होगा ये तो, फिर उसमें अपडेट कर चुके हैं ये। तुम्हारी पुरानी बुक है बेटा। हाँ, पुरानी किसी वेबसाइट पर होगा। ठीक है। एनसीईआरटी पे नहीं है, एनसीईआरटी में अगर पुराना मिल जाए तो अच्छा है। हाँ। अब सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपने लिखना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। लिखना जरूरी होता है, लिख दो। ठीक है। और लिखेंगे लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर। लिख दिया हमने ये, लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। दिखाना होता है, ये एक हैबिट लगा लो कि लिखना है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ना इस चीज को मान लेते हैं कि नहीं, कैसे हमने यूज कर लिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना इसको पीओ क्यू नाम दे दो, क्योंकि हम कैसे वरना काम करेंगे, एंगल्स को नेम नहीं करेंगे ना अदरवाइज। तुम्हें वाई यहाँ दिया हुआ है और जेड यहाँ दिया हुआ है, आपस में इनमें कोई रिलेशन है? डायरेक्टली पैरेलल लाइंस का नहीं होगा। वाई को पहले यहाँ लेकर आओगे, किस रिलेशन से ये और ये किस रिलेशन से आएंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये क्या बन गया फिर आपस में? लीनियर पेयर। समझ में आ गई है ना? ये मोस्टली एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन। तो आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे y लिखोगे, फिर लिखोगे y प्लस जेड जो है वो 180 के इक्वल है। वो भी कर सकते हो। 3a+7a इज इक्वल टू, आपने इसको 180 माइनस जेड लिख लिया। 3a+7a इज 180, क्योंकि x ऑलरेडी है ना तो उसको मत लेना फैक्टर में। 10a इज 180, a की वैल्यू 18 आ गई। आपके पास फिर y की वैल्यू है, y के साथ x की वैल्यू आ जाएगी। को इंटीरियर एंगल्स लिखवा दो अब इसको प्रॉपरली। ठीक है। समझ में आ गया इतना हमने क्या किया? तो पहले मैं लिखूंगी सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड पी पी क्यू इज ट्रांसवर्स। सो एंगल
POC इज इक्वल टू एंगल PQE, और लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा एंगल PQE इज इक्वल टू वाई, बिकॉज एंगल POC भी इक्वल टू वाई है। ठीक है, सेकेंड स्टेप है इसमें, एंगल EQO, या PQE लिखा है ना, वही लिख देते हैं, PQE प्लस एंगल PQF is 180 because of linear pair। ठीक है, तो ये आ जाएगा y प्लस z इज 180, 3a प्लस 7a 180, या a की वैल्यू 18, तो जिससे हमने लिखा y इज इक्वल टू 3 इंटू 18 54 डिग्रीज, एंड z इज इक्वल टू 7 इंटू 18 which will be 126। ठीक है, अब ए बी पैरेलल सी डी आ जाएगा। इसके बाद थर्ड स्टेप में ये लिख देना, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड, और फिर थर्ड स्टेप में ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, therefore angle APO plus angle COP, APO and COP is 180 degrees co-interior angles। ये हो जाएगा x प्लस वाई इज 180, x की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, और y हमने निकाला हुआ है 54, सो x विल कम एज 126। वो तब होता है कि जब z को यहाँ वर्टिकली ऑपोजिट में ले जाओ और ये फिर हमारे को इंटीरियर बन जाए, पर आपने शो किया हुआ है ए बी इज पैरेलल टू EF। तो मल्टीपल प्रूफ्स हैं, जैसे मर्जी कर लेना। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, तो कल इसी पे आगे हमने कंटिन्यू करना है अपना